Very good evening, students. Welcome back to our channel. Let's start. Yes, let's start. Today's topic संज्ञा. ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा. वैसे तो टॉपिक का नाम सुनते ही आपको ये लग रहा होगा कि संज्ञा का क्या पढ़ना. सेकंड क्लास से तो पढ़ते आ रहे हैं. एक संज्ञा टॉपिक तो ऐसा है जो हमें बहुत अच्छे से आता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जब टॉपिक को एचटेट उठाता है, टॉपिक कोई भी आसान हो, लेकिन उसी टॉपिक को जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लिया जाता है तो वहां पर वो टॉपिक इजी नहीं रहता. और याद रखिए कि वो टॉपिक आपका सेकंड क्लास के लेवल का तो बिल्कुल भी नहीं होता जो हम सोच रहे हैं कि हम पढ़ते आ रहे हैं. अब बात करते हैं कि इतना मतलब ये टॉपिक पर वीडियो बनाने का मुझे क्यों इच्छा हुई, क्योंकि अक्सर इजी समझकर बहुत कम स्टूडेंट्स संज्ञा पढ़ते हैं. इसका कारण ये था कि जो रिसेंटली अभी जो लास्ट हमारा एस्टेट हुआ था पिछले साल, उसमें एक प्रश्न आया था संज्ञा से संबंधित. यहाँ आपके सामने वो प्रश्न है, इसको भी मैं क्लियर करवाऊंगी, लेकिन अभी नहीं. तो इस प्रश्न में बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कहना था कि हमारा संज्ञा का प्रश्न गलत हो गया, और वो भी मोस्टली तब पता लगा जब आंसर की आई है. अब इसके पीछे क्या कारण था कि उनको उनकी संज्ञा गलत हो गई, जिसको हम बहुत इजी टॉपिक मानते हैं. चलिए आज हम इसी पर बात करते हैं. जो कहते हैं ना कि जो दिखता है वैसा होता नहीं है, तो संज्ञा भी ऐसी है कि दिखती आसान है लेकिन आसान होती नहीं है. क्यों? क्योंकि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तरीके से उसको पढ़ना है. तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन तो पता होनी चाहिए संज्ञा कहते किसे हैं, और आपको पता भी होगी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान आदि, भाव आदि का बोध करवाए उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं. जैसे कि देखिए आपके सामने है कोलकाता, रामायण, गंगा, पेड़, शहर, बचपन, बुढ़ापा. जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है. तीनों आपके सामने हैं. ठीक है, अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी विशेष, जिसको इंग्लिश में हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, जाति, प्राणी आदि का बोध करवाते हैं, उसको क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे कि देखिए वस्तु है, रामायण है, कामायनी है, इस तरह की कोई विशेष वस्तु है, उसको हम क्या कहेंगे? जातिवाचक. बुक है ना, पुस्तक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? सॉरी, व्यक्तिवाचक. फिर है स्थान. स्थान कोई भी हो सकता है. अभी हमने रिसेंटली बात की अभी कोलकाता, तो कोलकाता क्या है भाई? स्थान है. कौन सा स्थान है? व्यक्तिवाचक स्थान है. फिर हम बात करते हैं व्यक्ति की. कोई भी व्यक्ति जिसका विशेष एक नाम होता है, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा में शामिल किया जाता है. यानी आपका भी नाम है, मेरा भी नाम है, और हम सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा. फिर है प्राणी. यानी कोई भी प्राणी इसमें शामिल किया जा सकता है. जैसे कि विशेष प्राणी हम जिनको विशेष तौर पर लेते हैं, ऐरावत. ऐरावत का मतलब तो हाथी ही होता है, लेकिन ऐरावत एक वाहन भी माना जाता है, एक साधन के रूप में भी माना जाता है. इसलिए क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है. फिर बात कर रहे हैं जातिवाचक संज्ञा. जातिवाचक संज्ञा कैसे है अभी? द्रव्यवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा, ये दोनों एक ही हैं. जातिवाचक संज्ञा के दो पार्ट डिवाइड कर दिए गए हैं. वैसे तो जातिवाचक देखिए किसी भी जाति का बोध करवाए. अब जैसे पेड़ है, पेड़ को हम क्या कहते हैं? पेड़, अगर वो जाति का बोध करवा रही है. लेकिन अगर मैं कह दूं इमली का पेड़, नीम का पेड़, तो वो क्या हो जाती है? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है, क्योंकि उनका नेम हो जाता है. ठीक है, इसके बाद प्राणी है. अब ये देखिए पदार्थवाचक संज्ञा. पदार्थवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, ये क्या है? देखिए कोई भी धातु जो मटेरियल होता है ना, उसको किस में शामिल किया जाता है? द्रव्यवाचक संज्ञा में. जिसको पिघलाया जाता है, ठीक है, जिसको मेल्ट किया जा सकता है और फिर सॉलिड में चेंज किया जा सकता है, लिक्विड से सॉलिड में चेंज किया जा सकता है. ये एक लॉजिक लगा सकते हैं आप इसका द्रव्यवाचक संज्ञा का. ठीक है, जैसे कि तांबा, लोहा, चांदी, सोना, एल्युमिनियम, इस तरह के जितने भी हमारे जो मटेरियल हैं, जो पदार्थ हैं, उनको हम किस में शामिल करते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा में या पदार्थवाचक संज्ञा में. लकड़ी हो गई, लकड़ी से भी क्या बनाते हैं हम? कोयला बनाते हैं. कोयले से क्या बनाते हैं? चारकोल बनाते हैं.
तो इस तरह के जो भी हमारे मटेरियल होंगे उनको क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर बात कर रहे हैं समूहवाचक संज्ञा। देखिए समूह, सेना, कक्षा, परिवार, समिति, संगठन, ठीक है, इस तरह के जनता, भीड़, मतलब इनको क्या कहते हैं, इनको भी जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी ऐसा एक वर्ड, जैसे मान लीजिए आपको कक्षा पूछ लिया जाए और वहां पर आपसे पूछ लिया जाए कक्षा कौन से संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या इनमें से कोई नहीं, तो अगर आपको वहां पर समूहवाचक संज्ञा दिखाई नहीं देता तो आपने सोचोगे कि ये तो मैंने समूहवाचक संज्ञा में पढ़ा था और ये तो क्वेश्चन ही गलत है क्योंकि इसमें समूहवाचक संज्ञा तो है ही नहीं। ऐसा नहीं है, अगर समूहवाचक संज्ञा आपको नहीं मिलती तो आप उस पर जातिवाचक संज्ञा ही टिक करोगे, क्योंकि ये समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा के ही दो पार्ट हैं। फिर बात करते हैं भाववाचक संज्ञा, जैसे कि गुण, दोष और दशा, यानी कि किसी भी व्यक्ति, जाति, वस्तु आदि के गुणों के बारे में अगर बात कर रहा है तो भाववाचक संज्ञा, जिसको इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कहा जाता है, जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, सिर्फ हम फील कर सकते हैं, उनको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसके दोष, उसकी दशा, दशा का मतलब उसकी अवस्थाएं, जैसे यौवनावस्था, बचपन, बुढ़ापा, यौवन, ये सब क्या है, ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। अब हम आते हैं, आपने पढ़ लिया संज्ञा किसे कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब मैं प्रश्न से रिलेटेड बात करूंगी, जो प्रश्न हमारा अभी पीछे एचटेट में आया था, जातिवाचक संज्ञा से रहित वाक्य है। आपको 4 वाक्य दिए गए हैं। अब आपने पढ़ लिया संज्ञा, तो आपने पढ़ ली, अब आप अपने तरफ से सोचिए, विचार कीजिए और इस प्रश्न को खुद ही हल करने की कोशिश कीजिए। एक मतलब एक टेंटिव आंसर अपने अंदर रख लीजिए, एक पर्टिकुलर एक आंसर अपने अंदर रख लीजिए, मतलब अपने पास रख लीजिए कि क है या ख हो सकता है या ग हो सकता है या घ हो सकता है, इसका आंसर इन चारों में से एक है, तो आपको अपनी तरफ एक आंसर बना के रख लीजिए कि इनका ये आंसर हो सकता है। लास्ट में मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करवाऊंगी आपको। इसका पहला वाक्य है, हमें बुराइयों से बचना चाहिए। दूसरा है, पर्वतीय छटा दर्शनीय होती हैं। तीसरा है, वह कलयुग का दुर्योधन है। और चौथा है, यशोदा हमारे घर की सरस्वती है। इसमें से एक आंसर आपको चूज करना है। अगर वो आंसर आपका करेक्ट है, इट मीन्स आपको संज्ञा अच्छे से आती है, लेकिन अगर वो आपका आंसर करेक्ट नहीं है तो इट मीन्स आपको संज्ञा नहीं आती। आपको संज्ञा को कम से कम 1-2 बार रिवाइज करने की आवश्यकता है। वो संज्ञा ये है। अभी तक जो संज्ञा हमने पढ़ी वो संज्ञा सही कह रहे हैं कि हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं और हमें अच्छे से आती भी है, लेकिन ये जो संज्ञा है, ये देखिए, संज्ञा का मतलब क्या है, सम प्लस ज्ञा, यानी कि सारा ज्ञान, ठीक है, समान ज्ञान, पूरा ज्ञान। और इसका दूसरा नाम है नाम। नाम भी कह देते हैं संज्ञा का शाब्दिक अर्थ जो हम लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा, यानी आपको देखने में तो ये लग रहा है कि कौन सी संज्ञा इस्तेमाल की गई है, व्यक्तिवाचक संज्ञा इस्तेमाल की गई है, लेकिन वहां पर संज्ञा कौन सी मिलेगी, जातिवाचक। अभी आपके सामने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे पहला एग्जांपल मैं इस क्वेश्चन से ही ले रही हूं। अगर किसी ने इस क्वेश्चन को चुना है, यानी घ को चुना है, यशोदा हमारे घर की सरस्वती है, तो आपका आंसर गलत है, क्योंकि इसमें जातिवाचक संज्ञा शामिल है। जैसे कि देखिए, यशोदा हमारे घर की सरस्वती है। अब यहां पर देखिए, यशोदा किसी बच्ची का नाम है, कौन सी है, कौन सी संज्ञा है ये है जी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन सरस्वती हमारे घर की क्या है, सरस्वती। सरस्वती यहाँ पर जो माता सरस्वती है उनके लिए इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि यशोदा के लिए, या फिर जिसकी आवाज बहुत अच्छी है, जिसका गायन बहुत अच्छा है,
ऐसे लोगों की जाति का बोध करवाने के लिए, यानी सिंगर्स का बोध करवाने के लिए यहाँ सरस्वती जो माता है उनके रूप का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन सिर्फ एक सरस्वती माता का बताने के लिए नहीं, बल्कि एक जाति बताने के लिए। किसकी जाति? सिंगर की, यानी कि जो गाना गाते हैं, जो सुरीला गाते हैं, उनकी जाति का बोध किससे करवाया जा रहा है? सरस्वती से। तो इस प्रकार से ये हमारी हो गई जातिवाचक संज्ञा। और हमने यहाँ क्वेश्चन में पूछ रखा है जो जातिवाचक संज्ञा से रहित हो, जिसमें जातिवाचक संज्ञा हो ही ना। ठीक है, अब नेक्स्ट है जिसने गह को चुना है, वो देखिए, वह कलियुग का दुर्योधन है। अब देखिए, वह कलयुग का दुर्योधन है। कलियुग का दुर्योधन है। अब देखिए, यहां भी क्या है? यहां भी सेम जो रूल है वो लागू हो रहा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा से क्या बनाई जा रही? अब जिस भी स्टूडेंट्स ने हमारा ऑप्शन नंबर 3 चूज किया है, जो कि है वह कलियुग का दुर्योधन है, उस पर बात कर लेते हैं। इसमें भी ये भी जिसने भी चुना है उसका रोंग है। क्यों? क्योंकि इसमें भी व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा बनाई गई है। जैसे कि देखिए, वह कलियुग का दुर्योधन है। दुर्योधन कौन सा हो गया? अभी व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्ति का ही नेम रखा गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दुर्योधन है, वह कलियुग का दुर्योधन है, यानी दुर्योधन को एक ये कह सकते हैं कि उनमें शिष्टाचार नहीं था और उन्होंने गलत काम करने के लिए उनको माना जाता है। तो दुर्योधन क्या थी? धन लिप्सा थी उनके अंदर। तो ऐसे जिनके अंदर ऐसे भाव हैं, ऐसे लोगों की जाति का बोध करवाने के लिए दुर्योधन का इस्तेमाल किया गया है, ना कि स्पेशल एक दुर्योधन का इस्तेमाल बताने के लिए किया गया है। जैसे कि हम यही कहे कि वह कलयुग का रावण है। रावण का मतलब वह अहंकारी है। वो लोग जो लोगों की जाति का बोध करवा रहे हैं, ना कि रावण का बोध करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये भी जातिवाचक संज्ञा हो गई। ये दो आपके ऑप्शन गलत हो गए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या बन जाती है? जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जातिवाचक संज्ञा भी क्या बन जाती है? भी व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, नेताजी ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आपको समझाने के लिए मैं इतना ही लिख रही हूं अभी। नेताजी ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब यहाँ पर एक व्यक्ति का जिक्र हुआ है, किसका? नेता का। नेता तो कोई भी हो सकता है। पॉलिटिक्स में आने वाले जो जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं, उनको हम सबको क्या बोलते हैं? नेता ही तो बोलते हैं, पार्टी के नेता ही बोलते हैं। तो क्या होना चाहिए? जातिवाचक संज्ञा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा ना होकर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि नेताजी इसके लिए इस्तेमाल हुआ है, पॉलिटिशियंस के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि नेताजी इस्तेमाल हुआ है हमारे सुभाष चंद्र बोस जो हैं, जिन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया था, उनके लिए नेताजी शब्द का इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि शास्त्री जी बहुत महान थे। अब शास्त्री किसी जाति का बोध करवाते हैं, लेकिन हम बात किसी जाति की नहीं कर रहे, लाल बहादुर शास्त्री जी की कर रहे हैं। तो मतलब क्या रहेगी? वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक इसी प्रकार अगर हम कह दें कि नेहरू जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो नेहरू भी एक जाति का ही बोध करवाती है, लेकिन यहाँ पर हम नेहरू जवाहरलाल नेहरू जी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मतलब क्या बनेगी? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब बात द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। लेकिन कब? जब ये तीनों बहुवचन हो जाती हैं, तो क्या किसमें बदल जाती हैं? जातिवाचक संज्ञा में।
जैसे कि भाववाचक संज्ञा दूरी, अगर इसका बहुवचन बना दिया, बन गया दूरियां, तो ये क्या बन गई अब जातिवाचक संज्ञा। अभी जैसे कि मैंने पीछे कहा था कि द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा का ही जातिवाचक संज्ञा के ही दो पार्ट हैं। अगर किसी प्रश्न में आपसे पूछ लिया जाए सेना, कक्षा, ऐसे शब्द देकर पूछ लिया जाए, कक्षा शब्द दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि इनमें बताइए कौन सी संज्ञा है, और ऑप्शन के अंदर आपके पास व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और इनमें से कोई नहीं है, तो आपको ये पता है कि सेना है वो कौन सी है, समूहवाचक संज्ञा है। और आप कहेंगे ये तो प्रश्न ही गलत है, क्योंकि ये तो समूहवाचक संज्ञा है और समूहवाचक संज्ञा हमको यहाँ पर लिखा हुआ ही नहीं है प्रश्न पर। तो आपको उस हालत में क्या करना है, वो प्रश्न गलत नहीं है, आपको जातिवाचक संज्ञा पर टिक करना है। लेकिन जब आपसे सेनाएं पूछा जाए, सेनाएं पूछा जाए और आपके ऑप्शन में व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और जातिवाचक हो, तो आप समूहवाचक टिक नहीं करेंगे, आप जातिवाचक टिक करेंगे। यही लॉजिक समझना है कि आप जातिवाचक टिक करेंगे, जबकि आपको पता है सेना क्या है, समूहवाचक संज्ञा है, लेकिन बहुवचन बनने पर क्या हो गई, जातिवाचक संज्ञा हो गई। अब यहाँ पर ये अलग हो गए हैं और ये सेनाएं क्या हो गई हैं, जातिवाचक संज्ञा है। अब हम बात करते हैं, हमारे जो पीछे मैंने अभी क्वेश्चन करवाया है, उस क्वेश्चन में एक जो बचा था, वो यहां पर आकर आपका डाउट क्लियर हो रहा है, हमें बुराइयों से बचना चाहिए। अब देखिए बुराई क्या है, भाववाचक संज्ञा। बुराई क्या है, बुराई क्या है, भाववाचक संज्ञा। अब इसमें बुराइयों, अब ये भाववाचक संज्ञा जब बहुवचन में बदल गई, बहुवचन में बदल गई तो क्या बन गई, जातिवाचक संज्ञा। जबकि प्रश्न में पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि जातिवाचक संज्ञा रहित वाक्य बताइए। इट मीन्स आपका ये जो ऑप्शन था वो गलत हुआ। वो किस कारण से गलत हुआ, इस कारण से क्योंकि इसमें भी जातिवाचक संज्ञा निहित है। इसके बाद जो संज्ञा हमने जो प्रश्न था उसमें हमने पढ़ ही लिया था कि पर्वतीय, छटा, दर्शनीय है, यानी कि पर्वत है वो हमारी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन पर्वतीय क्या बन गया, पर्वतीय क्या बन गया, संज्ञा से क्या बन गया, भाववाचक संज्ञा। दर्शन से क्या बन गया, दर्शनीय क्या बन गया, भाववाचक संज्ञा। तो वहां पर हमारी जातिवाचक संज्ञा शामिल नहीं है, तो वही जो अपना आंसर है यानी कि सेकंड करेक्ट होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं हमारी संज्ञा के लास्ट पार्ट की, जिसके अंदर देखिए जातिवाचक संज्ञा से किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा में बदल जाती है। विशेषण भाववाचक संज्ञा में बदल जाता है, क्रिया भाववाचक संज्ञा में बदल जाता है, अव्यय भाववाचक संज्ञा में बदल जाता है। प्रत्ययों के इस्तेमाल से हमारी जो संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है, वो भाववाचक संज्ञा में बदल जाती है। ये आपको पता होना चाहिए। जैसे लड़का का क्या बन गया, लड़कपन, बच्चा का बचपन, बुराई, बुरा का बुरा क्या है भी, विशेषण है, क्या बन गया, बुराई। अच्छा भी क्या होता है, विशेषण। राम एक अच्छा लड़का है, विशेषण है, अच्छाई। ठीक है, क्रिया से पढ़ना, पढ़ाई। खेलना क्या है, क्रिया है, और खेलना से क्या बन गया, खेल, और खेल क्या हो गया हमारा, भाववाचक संज्ञा। अव्यय, निकट, अव्यय क्या है, निकट क्या है, अव्यय। अव्यय कौन से होते हैं, अविकारी शब्द, जिनको बदला नहीं जा सकता, जिनके ऊपर लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि का कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर वो चेंज होते तो अव्यय कभी चेंज नहीं होते। तो निकट का क्या बन गया, ता प्रत्यय लगा दिया और बन गया निकटता। ठीक है, तेज, तेज, और तेज का क्या बन गया, ई प्रत्यय लगाने से तेजी। ठीक है, इस प्रकार से ये भाववाचक संज्ञा बन गई। अभी इसी भाववाचक संज्ञा से एक प्रश्न आया है हमारे एचटेट में, पीछे आया था, जिसके अंदर आपको ये 4 ऑप्शन मिले थे। शक्तिशाली, विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा। हमने यहाँ पढ़ा है विशेषण। विशेषण में देखिए ऐसे शब्द होता है और उसके प्रत्यय लगाकर क्या बन जाता है, भाववाचक संज्ञा बन जाती है। सात्यता, अव्यय से निर्मित भाववाचक संज्ञा, ये हमारा अव्यय है। ठीक है, निजता, सर्वनाम से संबंधित भाववाचक संज्ञा। यहाँ मैंने सर्वनाम नहीं लिखा है, लेकिन सर्वनाम से क्या है, संज्ञा बनती है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा बनती है। रोगिणी, भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण। अब इसमें से हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी है जो असंगत है। देखिए सबसे पहले हम बात कर नीचे से चलते हैं। रोगिणी,
रोगिणी क्या है, अगर वो रोग है तो क्या बन जाता है, वो भाववाचक संज्ञा है। अगर रोग है तो भाववाचक संज्ञा है, लेकिन अगर रोगिणी के रूप में इस्तेमाल हो रहा है तो वो क्या बन गया, हमारा विशेषण। ठीक है, उसकी काया बहुत रोगिणी थी। ठीक है, तो काया की क्या विशेषता थी कि वो रोगिणी थी। ठीक है, इसके बाद निजता। निज क्या है, सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम जानते होंगे आप, निजवाचक जो जिस सर्वनाम का प्रयोग हम अपने आप के लिए करते हैं कि मैं अपना काम अपने आप कर लूंगा, उसको क्या कहा जाता है, निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो ये निज है, ये सर्वनाम ही है और इसको ता प्रत्यय लगा दिया गया। ठीक है, तो सर्वनाम से क्या बन गया, भाववाचक संज्ञा बन गई, यानी ये भी संगत है और ये भी संगत है। फिर बात कर रहे हैं सातत्य। ठीक है, ये अव्यय से निर्मित भाववाचक संज्ञा। देखिए अव्यय क्या है, अव्यय हमारा क्या है, सा। अव्यय क्या है हमारा, सा। जैसे कि हम समास में पढ़ते हैं, समास के अंदर दिया हुआ था अनाथ, प्रतिदिन, अव्ययी भाव समास, तो उसमें भी जो उसके स्टार्टिंग में लगता है, जैसे यथाशक्ति, तो यथा क्या है, हमारा अव्यय है। ठीक है, इसी प्रकार से प्रतिदिन, प्रति क्या है, अव्यय है। ठीक है, तो यहां भी हमारा अव्यय है और इससे क्या बन गया, अव्यय से निर्मित क्या बन गया, भाववाचक संज्ञा बन गई। लेकिन शक्तिशाली, यहां पर ये असंगत है क्योंकि विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा, शक्ति क्या है, भाववाचक संज्ञा है, जबकि शक्तिशाली हमारा विशेषण है। ये अपोजिट लिखा गया है, उल्टा लिखा गया है, इसको हम ये कह सकते हैं कि भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण। तो इस तरीके से देखिए आपको पता लग जाएगा कि संज्ञा का प्रश्न, ये आपके एचटेट का प्रश्न है, ये आपके एचटेट का ही प्रश्न है जिसमें ये पूछा गया है। अब आप इस प्रश्न से अंदाजा लगा सकते हैं कि एचटेट में किस लेवल के प्रश्न आते हैं, किस तरह से जो ग्रामर है, हिंदी व्याकरण है, उसके प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारे जो कॉमन पेपर है उनके लिए तो ये महत्वपूर्ण है ही है, साथ में जिनका हिंदी साहित्य जिनका विषय है, सब्जेक्टिव जिनका हिंदी है, उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके तो 60 मार्क्स में जो ग्रामर होती है वो भी ऐड होती है। 15 मार्क्स की ग्रामर अलग होती है और 60 मार्क्स का जो सब्जेक्टिव पेपर होता है उसमें भी ग्रामर ऐड होती है। तो इस तरीके से देखिए, किसी भी टॉपिक को मैं शुरुआत से कहती आ रही हूं, इजी समझकर मत छोड़िए। कोई भी टॉपिक कितना भी आसान है, वो एचटेट के नजरिए से वो कब मुश्किल हो जाता है, वो हमें प्रश्न देखकर ही पता लग जाता है। ठीक है, तो इसका अंदाजा हमें पहले ही रखना चाहिए। और मैंने आपको शुरुआत में ही बताया है कि मेरी हर वीडियो के अंदर आपको जो कॉन्सेप्ट मिलेगा वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर समझाया जाएगा। टॉपिक कंप्लीट कराया जाएगा, कुछ भी स्किप नहीं किया जाएगा, कंप्लीट टॉपिक आपको बताया जाएगा। और साथ ही साथ पुराने क्वेश्चंस, यहाँ इस वीडियो के अंदर मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं जो अभी पीछे हमारे एचटेट में पूछे गए थे और दोनों ही मतलब स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन रहे हैं। तो इसलिए मैंने चाहा कि ये टॉपिक मैं आपको करवाऊं और इन क्वेश्चंस के साथ करवाऊं ताकि आपको अंदाजा हो कि एचटेट में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में संज्ञा को उस लेवल पर नहीं पूछा जाता जिस लेवल पर वो हमें या किसी को भी आती है। ये उस लेवल पर पूछा जाता है जहां से कोई सोच भी नहीं सकता। तो जरूर आप इस टॉपिक को, इस वीडियो को 2 बार या देखिएगा और अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, कुछ संज्ञा से रिलेटेड प्रश्न करने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि आपका टॉपिक कितना प्रिपेयर हो चुका है। और ऐसे ही जिस तरीके से आप लोगों का सहयोग मुझे मिल रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है और आशा करती हूँ कि ये सहयोग आपका बना रहेगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कंटिन्यू।